एवरीवन। तो शुरुआत करते हैं हम अपना सबसे डिमांडिंग टॉपिक बिल्डिंग के एमसीक्यूज़ का। तो जिनको जानकारी नहीं है कि एमसीक्यूज़ क्या होता है तो उनके लिए मैं बता दूं। एमसीक्यूज़ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, उस स्टेटमेंट के 4 या 5 या 3 मतलब मल्टीपल कुछ आंसर्स दे रखे होंगे, उसमें से आपको एक कोई सही सेलेक्ट करना होता है। तो एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ AKTU उसने डिसाइड किया है कि इस बार जो भी सिचुएशन बनी है लॉकडाउन के चलते, उसके हिसाब से हम रिटन पेपर नहीं लेंगे। इस बार एमसीक्यूज़ में पढ़ लिया जाएगा। एमसीक्यूज़ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जो कि मैंने भी बताया। इसमें क्या होगा, आपको 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपको 2 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। ठीक है। तो क्योंकि पहली बार पेपर डिसाइड हो रहा है तो किसी को नहीं पता कि क्या आएगा। ठीक है। मगर जो भी उम्मीद है वो ये है कि बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा और जो भी हमारी फेमस क्वेश्चंस हैं उन्हीं के अंदर से सेट होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है तो काफ़ी अच्छे पेपर या फिर मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर के लिए भी हम प्रिपेयर हैं। उसके बावजूद हम जो कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं उनको मतलब जिस तरह से हमारे एग्ज़ाम में आएगा उसके हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो इसे मिटाओ, पहले क्वेश्चन पे आओ। तो क्रॉस वायर वेल्डिंग क्या होती है, शायद आपने ना पढ़ी हो, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। 2 वायर हैं, इनको आपको यहाँ पे वेल्डिंग करनी है। जैसे मकानों की जालियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें जो वेल्डिंग होती है वो क्रॉस वायर वेल्डिंग ही होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेल्ड करना है, तो इसे बोलते हैं क्रॉस वायर वेल्डिंग। ये होती कैसे, ये मतलब किस लिए यूज़ होती है, ये मैश होता है, मतलब किसी 2 चीज़ों को लड़ा देना। तो ये दोनों तारों को लड़ा दिया ना यहाँ पे, तो इसे मैश बोलते हैं। ठीक है। और अगला है प्रोजेक्शन वेल्डिंग एज। मतलब प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होती है, तो पहला है मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, और मैश के लिए यूज़ की जाती है, फिर कैंटिलीवर बनाने के लिए। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या होता है कि मतलब इस तरह से आपके प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है। उनको आप किसी भी वर्क पीस के ऊपर रख देते हो तो जितनी भी जगह जहाँ प्रोजेक्शन होते हैं वहाँ वेल्डिंग हो जाती है। तो ये कैसी हुई, मतलब कई सारे स्पॉट पे एक साथ वेल्डिंग हो जाती है, ये होती है इसीलिए मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है। और अगला आपका आता है सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग क्या होती है, तो सीम वेल्डिंग में क्या होता है कि सिलाई की तरह आपकी वेल्डिंग चल रही होती है। जैसे ये एक स्पॉट दिया, उसके बाद में उठ के गई मशीन यहाँ पे, तो इस तरह से सिलाई की तरह करती हुई चली जाती है। तो ये कैसी होती है, मतलब कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपने अगर लेक्चर्स देखे हैं तो एकदम से हलवा लग रहे होंगे आपको। ठीक है, और लगने भी चाहिए। और टिक वेल्डिंग मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो है वो सबसे सुटेबल किसके लिए होती है। ठीक है। तो किसके लिए हम मेनली यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं, आपको पता होगा, इसमें हमारा मतलब इस तरह से वर्कपीस होता है, ये वेल्डिंग हो रही होती है, ऊपर से इसमें एक ग्रेनुलर होता है वो ऊपर से डालते रहते हैं, उसके बीच में अंदर ही अंदर वेल्डिंग होती है। तो अ प्रोसेस विच यूजेस अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड ग्रेनुलर एल्यूमिनियम, नहीं, इसका तो इस्तेमाल नहीं करते ग्रेनुलर के हिसाब से। अकॉम्प्लिश्ड बाय मेंटेनिंग अ हॉट मोल्टन मेटल पूल बिटवीन अ प्लेट्स, इसका भी मतलब जो हॉट मोल्टन ये दूसरे में करते हैं, लेकिन हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में इसकी कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसे डालते हैं इसलिए कि जल्दी ठंडा हो जाए। अ प्रोसेस इन विच आर्क इज मेंटेन्ड अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स। हाँ, ये जो फ्लक्स हम डालते हैं इसका एक ब्लैंकेट बनाते हैं और उसके अंदर जो हमारी आर्क है वो मेंटेन रहती है, इसीलिए हम डालते हैं इसे। तो बिल्कुल हमारा सी आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है द इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग क्या होती है, तो ये वाला जो है अकॉम्प्लिश्ड बाय मेंटेनिंग अ हॉट मोल्टन मेटल पूल बिटवीन प्लेट्स। तो ये हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखी होगी तो अच्छे से पता ही होगा, बस इसको हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं, ठीक है। अगला है आर्क वेल्डिंग यूजेस फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो मतलब जो आर्क वेल्डिंग हम करते हैं तो उसमें AC का यूज़ करते हैं या DC का यूज़ करते हैं या दोनों का यूज़ करते हैं। तो हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग कौन सी? न्यूट्रल, ऑक्सीडेशन, कार्बोराइजिंग, या फिर ये सारी? ये तो 3 टाइप की फेमस होती ही हैं, ठीक है, और जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज होती है वो होती है हमारी न्यूट्रल। अगला क्वेश्चन है थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग क्या होती है? मैंने बताया था रेल की पटरी वगैरह को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम आयरन में एल्युमिनियम को मिक्सर बना के डालते हैं, एक मतलब केमिकल रिएक्शन कराते हैं जिससे बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है और ये ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो अ प्रोसेस विच यूजेस अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड ग्रेनुलर एल्युमिनियम। तो ये दोनों चीज़ों को अगर हम डालते हैं तो इससे क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और आगे बढ़ते हैं। कार्बन आर्क वेल्डिंग एज, जो कार्बन आर्क वेल्डिंग होती है वो क्या होती है? अ प्रोसेस विच यूज अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड ग्रेनुलर एल्युमिनियम, गलत है, ये तो अभी इसी की है, ठीक है। और अकॉम्प्लिश्ड बाय मेंटेनिंग अ हॉट मोल्टन मेटल पूल बिटवीन अ प्लेट्स, ये भी गलत है, ये इलेक्ट्रोस्लैब का बताया था कि। यूज टू बिल्ड कार्बन रोड्स, जो कार्बन रॉड होती हैं वो भी इससे नहीं बनाई जाती हैं, मतलब इससे बिल्ड नहीं की जाती हैं। फिर एक हमारा आंसर दिख रहा है इसमें, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा इन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द बिल्डिंग मैग्नीशियम। मतलब बिल्डिंग की जब करते हैं मैग्नीशियम की तो उसमें इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग में क्या मतलब कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं? तो नो कम्बस्टिबल इलेक्ट्रोड इन कंबक्शन विद हीलियम एंड DC करंट, हाँ इसी को इस्तेमाल करते हैं, DC का यूज़ करते हैं। विद AC करंट गलत है, स्ट्रेट पोलैरिटी DC करंट नहीं, मतलब ये सही आंसर, बाकी को डायरेक्ट डिस्कशन करने को मीनिंग नहीं बनता। इन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो भी हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हम किस चीज़ का, जो हम इनर्ट गैस बनानी होती है हमें, तो जो मिक्सर होता है वो किस चीज़ का लेते हैं? तो कॉम्बस्टिबल इलेक्ट्रोड एंड आर्गन इन कंबक्शन विद AC करंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और आर्गन को, क्योंकि आर्गन एक निष्क्रिय गैस होती है, हमें चारों ओर उसकी निष्क्रिय गैस यानी नोबल गैस चाहिए होती है, तो हम उसको आर्गन को लेते हैं नोबल गैस की तरह, और कम्बस्टिबल इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला है डिस्टॉर्शन इन बिल्डिंग अकर्स ड्यू टू। जो हमारा डिस्टॉर्शन है, इन बिल्डिंग में जो डिस्टॉर्शन की समस्या आती है, डिफेक्ट आता है, वो किसकी वजह से आता है? तो उसका आंसर होता है इनप्रॉपर क्लैंपिंग मेथड। आपने क्लैंप्स सही से नहीं लगाई हैं और जो वर्क पीस है इधर उधर हो रहा है, तभी आपका डिस्टॉर्शन की समस्या होती है। अगला है इन मिग वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो मिग वेल्डिंग है, ट्रांसफर ऑफ मेटल पे तो मैंने 2-3 लेक्चर लिए हैं, अच्छे से समझाया है। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो मेटल का ट्रांसफ़र होता है किस फॉर्म में होता है? तो एक फाइन स्प्रे ऑफ मेटल होता है, उसके फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इन रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग, जो रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग होती है उसमें इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड वर्क टू पॉजिटिव, या फिर इलेक्ट्रोड होल्डर एक पॉजिटिव और नेगेटिव पूछ रहा है आपसे, आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड वर्क टू नेगेटिव, तभी ये हमारी रिवर्स पोलैरिटी होगी। और 17 इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द आर्क वेल्डिंग अ मटेरियल बाय कार्बन इलेक्ट्रोड। तो DC वेल्डिंग सेट विद स्ट्रेट पोलैरिटी, तो हम इसमें जो मटेरियल होता है हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड के साथ यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर ब्रेजिंग जॉइंट। ब्रेजिंग जॉइंट क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे लिए ये जितने भी वो दिए हैं फैक्टर्स,
इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेजिंग पॉइंट को कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लगाते हैं लेफ्ट जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट में हमारा ब्रेजिंग से जो जॉइंट मिलता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। 19वां, इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर में बी ग्रांटेड। तो आर्क वेल्डिंग में जो हमारा टेम्परेचर जाता है वो जाता है करीब 5500 डिग्री तक, ठीक है। तो यही हमारा इसमें पूछा है। अगला है फोर्ज वेल्डिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर द रोट आयरन। इसी के लिए हम फोर्ज वेल्डिंग करते हैं। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इससे आपको अनुमान लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQs में। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।